हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, आज हम लोग इसका चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, बगैर समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4 का पूरा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्रम जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, कह रहा है इसमें कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इसमें कि योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इसमें कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही हो जाएगा इसका केसी नियोगी। केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 4 नंबर में कि भारत सरकार को अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? निम्नलिखित में से किससे होती है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निगम कर से। निगम कर से जो है भारत सरकार को अधिकतम कर आय की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ग्राम सभा, उसके बाद जो है पंचायत समिति, और उसके बाद जो है सबसे अपर क्या होता है? जिला परिषद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 6 नंबर में। कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वर्ष 1993 ईस्वी में। 1 फरवरी, याद रखिएगा, 1 फरवरी 1993 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करी गई थी। याद रखिएगा 1993 ईस्वी, 1 फरवरी 1993 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? तो देखिए, आय के स्तर के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसे क्रीमी लेयर से जो है, क्रीमी लेयर का तात्पर्य यही है, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल इनमें से नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल जो है इनमें से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। बाकी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों के तीनों जो है, ये सब के तीनों के तीनों जो है क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जो संख्या है वह टोटल 6 है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 जो है क्या हो जाएगा इसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें वर्णित है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 52 है उसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 याद रखिएगा।
उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए इसमें कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। निम्नलिखित में से कौन थे, सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1916 ईस्वी। ईस्वी जरूर याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में जो है यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की जो है स्थापना करी गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 12 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया। निम्नलिखित में से किसने किया, यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किया गया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, तो देखिए बाजीराव जो प्रथम थे, बाजीराव प्रथम, इन्हें ही लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसमें कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देखिए यहाँ पे बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ यह मौर्य वंश का अंतिम शासक है। अगला क्वेश्चन है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यह पाए जाते हैं ब्राज़ील में। कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। क्या करता है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 17 नंबर कह रहा है इसमें कि रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है। रबी फसल के मौसम में सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। रबी फसल में कौन कौन से फसल होता है, तो गेहूँ होता है, सरसों होता है और चना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यूरेनस के कितने उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 27। यूरेनस के टोटल कितने उपग्रह हैं, तो वह है टोटल 27। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय पेय कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो देखिए यह बीज से प्राप्त होता है। कॉफ़ी जो है पौधे के बीज से प्राप्त होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, बार बार जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉफ़ी में जो है कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो देखिए इसमें जो है कैफीन नाम के पदार्थ पाए जाते हैं, याद रखिएगा कौन सी, कैफीन नाम के, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 20 नंबर। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। सफ़ेद रेगिस्तान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, देखिए सही आंसर है इसका गुजरात राज्य। भारत के गुजरात राज्य में है सफ़ेद रेगिस्तान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कान्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। कान्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कान्हा किसली अभ्यारण्य स्थित है, याद रखिएगा। और इस वन्यजीव को जो है वर्ष 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, इसका जो है 1955 ईस्वी में, याद रखिएगा 1955 ईस्वी में जो है इस अभ्यारण्य को स्थापित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। और कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है, यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 13 अप्रैल 1953 ईस्वी को, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1953 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए कह रहा है इसमें उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मेन पर्पस है वह है उपरोक्त सभी, यानी कि ए में है एलईडी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, बी में है एलईडी का वितरण और सी में है विद्युत खपत में कमी लाना। तो देखिए उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो यह हुई थी 1966 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। और इस क्रांति को भारत में शुरू करने का जो श्रेय है वह MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर। और 25 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने के यंत्र की खोज करी थी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जो है वह पौधों की वृद्धि को मापने के यंत्र की खोज करी थी, याद रखिएगा। और इसको जो है क्या कहा जाता था, तो इसको केस्कोग्राफ कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा केस्कोग्राफ।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 26 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे आगा खां कप जो दिया हुआ है फुटबॉल, यह जो है इसमें क्या हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित है। ये रोवर्स कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1891 ईस्वी में की गई थी, 1891 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, 1891 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 28 नंबर में, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वह है तमिल। कौन सी भाषा है, तमिल है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तमिल है, याद रखिएगा। और इस भाषा का इतिहास जो है लगभग 3000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इसमें कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका गुफा जो है वह किस राज्य में है। तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है भीमबेटका गुफा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। इनमें से बुकर पुरस्कार किसे नहीं मिला है। तो देखिए वी एस नायपॉल जो है, इन्हें बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। और यह पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और जिसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में यूके में हुई थी। कब हुई थी, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 31। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में, सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो है वर्ष 1998 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1998 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर। देखिए कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वह है जयदेव। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर। कह रहा है कि डोकलाम मुद्दे का संबंध किस देश से नहीं है। किस देश से नहीं है। तो देखिए इसका जो 33 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। डोकलाम मुद्दे का संबंध किस देश से नहीं है, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर में। कह रहा है इसमें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह क्या है, यहाँ पे सिनेमा से संबंधित है। 34 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसमें जो है पुरस्कार स्वरूप टोटल 10 लाख रुपए व 1 स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1969 ईस्वी में। यह भी याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है कब से प्रारंभ हुआ था। यह हुआ था 1969 ईस्वी से। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। किस भारतीय राज्य की सीमा। तो देखिए यहाँ पे मेघालय जो है, मेघालय राज्य की सीमा जो है भूटान देश के साथ नहीं मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान से लगती है। और भारत राज्यों की भूटान की सीमा की लंबाई जो है वह टोटल कितना है, 699 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा, 699 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 36 नंबर कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है। तो देखिए नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 37 नंबर कि फिल्म केसरी किस युद्ध पर आधारित है। फिल्म केसरी जो है यह किस युद्ध पर आधारित है। देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका सारागाढ़ी का जो युद्ध हुआ था 1897 ईस्वी में। कब हुआ था, 1897 ईस्वी में जो हुआ था सारागाढ़ी का युद्ध, इन्हीं पे जो है केसरी फिल्म बना था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटिनल जनजाति के लिए सुरक्षा कानून लागू किए गए हैं। यह जनजाति किस राज्य में निवास करती है। किस राज्य में निवास करती है, किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार। क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जनजाति जो है कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान एवं निकोबार में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर। देखिए 39 में कह रहा है कि कारखानों या खानों में कोई बालक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो जाए। सही हो जाएगा इसका, कम से कम उसकी आयु जब तक 14 वर्ष ना हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
और यह अनुच्छेद 24 के तहत जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 40 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था किस मुगल सम्राट ने, तो वह मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इसमें कि बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि चिरांद, चेचर और सोनपुर, ये सभी के सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर। देखिए 42 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा तोज उल मासीर से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, तोज उल मासीर से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में कि चंपारण में नील किसानों की समस्या निवारण हेतु गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल जो है यह आमंत्रण दिए थे महात्मा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, कह रहा है इसमें कि बिहार में किस नदी को अशुभता का प्रतीक माना जाता है। अशुभता का प्रतीक माना जाता है बिहार में किस नदी को, तो वह नदी है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को जो है बिहार में अशुभता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो यह हुई थी वर्ष 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 46 नंबर में कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। क्या रखा गया है, तो सही हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय। क्या नाम रखा गया है, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय नाम रखा गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर कह रहा है भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है, तो वह जिला है जम्मू कश्मीर का कुपवारा जिला। ठीक है, कुपवारा जिला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है इसमें कि हाल ही में ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय के सहयोग से, तो देखिए यह किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से जो है ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 50 नंबर कह रहा है कि नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नया सवेरा योजना, तो यह शुरू किया गया है याद रखिएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है नया सवेरा योजना प्रारंभ किया गया है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और यह क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था। किस पौधे पर, सही हो जाएगा इसका मटर के पौधे पर जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा संकरण का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा। कोशिका में यानी कि सेल में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा, तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, प्रोटीन संश्लेषण का काम। प्रोटीन संश्लेषण का काम जो है राइबोसोम की अनुपस्थिति में उचित रूप से जो है नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर। देखिए 53 नंबर। देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं। सामान्यतया किस पेड़ पर पाले जाते हैं, सही हो जाएगा इसका देखिए सहतूत के जो पेड़ होते हैं उसी पे रेशम के कीट जो है पाले जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए ये जो टाइलिन एंजाइम है यह लार में पाया जाता है।
उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर जो क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है, किससे? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से जो है उनको शीघ्र जो है ऊर्जा मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 56 नंबर, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है, ऊर्ध्वपातज नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फिटकिरी जो है यह ऊर्ध्वपातज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 57 नंबर, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को जो है और क्या कहा जाता है? सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इसमें कि वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 59 नंबर में कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज जो है यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है फ्यूज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 60 नंबर में है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब में जो है क्या परिवर्तन होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका कि पहले बढ़ता है फिर जाके घटता है। क्या होता है उसके दाब में? तो पहले बढ़ता है फिर जाके घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ 61 नंबर में कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है? तो वह बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 62 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 जो यहाँ पे दिया हुआ है 62 देखिए क्या कह रहा है इसमें। 62 में कह रहा है कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया गया था मेंडलीफ के द्वारा। किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा। अगला देख लेते हैं 63 नंबर में कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो विद्युत बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी? विद्युत बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी? तो इसकी जो शक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी 200 वाट। कितना हो जाएगी? 200 वाट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं अब 64 नंबर में कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के उत्पाद क्या होगा? निम्न अभिक्रिया के उत्पाद क्या होगा? NaSO3 प्लस HCl यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका जो उत्पाद हो जाएगा 64 का वो हो जाएगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। उसके बाद जो है वह H2O हो जाएगा और उसके बाद जाके क्या हो जाएगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 64 का सही आंसर। उसके बाद देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर कह रहा है इसमें प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सहसंयोजक। क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की जो प्रकृति हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? सहसंयोजक प्रकृति की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि पुनरुद्ध भवन। ठीक है। पुनरुद्ध भवन पाया जाता है किसमें? पुनरुद्ध भवन किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है प्लेनेरिया में। किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया में पाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि पुंकेसर में एक लंबी वृंत जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी पूर्ण तंतु। क्या कहलाती है? पूर्ण तंतु कहलाती है। ठीक है। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण किसको इसका प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है घनत्व मापने के लिए, डेंसिटी मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, डेंसिटी मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 69 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? तो देखिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है ये दोनों के दोनों अर्धचालक पदार्थ है। अगला है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उसके पैरों के आगे। उसके पैरों के आगे जो है धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। याद रखिएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? सही हो जाएगा यहाँ पे हेक्सोज शर्करा का। हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है ग्लूकोज। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। याद रखिएगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब 73 नंबर। देखिए 73 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है इसमें
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। उन तत्वों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उन तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 74 नंबर में कह रहा है कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दी ब्रॉगली तरंगे होती है। पदार्थ की तरंगे क्या होती है? दी ब्रॉगली तरंगे होती है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन 75 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि सैक यानी कि लाइकेन है, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सहजीवी। सैक यानी लाइकेन क्या है? सहजीवी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 1 से लेकर 75 तक का जीके जीएस करंट अफेयर्स से क्वेश्चन। ठीक है, जीके जीएस यहाँ पे था और करंट अफेयर से था और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन था। बाकी जो है इसमें 75 जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए रीजनिंग से जो है 50 क्वेश्चन और मैथ का जो है 25 यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका जो है यहाँ पे इसका पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे विलेजर्स कॉन्सेप्ट पे, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।